Dear students, this is Radha. Welcome to our classroom. I hope you are doing well. In this video, we are going to discuss chapter 5 of class 6th NCERT History Social Science subject. The name of the book is Our Past 1. Chapter 5, What Books and Burials Tell Us. जो ये books और जो burials हैं ये हमें क्या क्या बताते हैं. Mary in the library. As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom, and there were so many shelves, all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said, "That cupboard has very special books on different religions. Did you know that we have a set of the Vedas?" "What are the Vedas?" Mary wondered. "Let us find out." Mary लाइब्रेरी में गई है. जैसे ही बेल बजी, लेक्चर ख़त्म हुआ. लेक्चर ख़त्म हो जाने के बाद बेल बजता है तो टीचर ने बच्चों को बोला कि आप सभी मेरे पीछे एक लाइन बना करके आइए, क्योंकि वो लोग सभी बच्चे पहली बार लाइब्रेरी में जा रहे थे. लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है स्कूल में जहाँ बहुत सारी किताबें रखी जाती है पढ़ने के लिए. स्कूल में भी होती हैं, नॉर्मली भी होती हैं. जब मैरी लाइब्रेरी के अंदर गई तो उसने देखा कि लाइब्रेरी क्लासरूम से बहुत ज़्यादा बड़ी थी और वहाँ पर बहुत सारे शेल्फ्स थे. उन सभी शेल्फ्स में बुक्स रखी थी. एक कोने में एक कबर्ड पड़ा था जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी किताबें और पुरानी किताबें पड़ी हुई थी. जब वो मैरी कबर्ड को खोल रही थी तो टीचर ने उसको देखा और उनको बोला कि इस कबर्ड में बहुत सारी स्पेशल बुक्स हैं और ये सारी स्पेशल बुक्स अलग अलग रिलीजन पे लिखी गई है, यानी जो अलग अलग कास्ट क्रीड होते हैं उन सब पे अलग अलग बुक्स होती हैं. तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास वेदास का भी एक सेट है. तो उन लोगों ने सोचा, मैरी ने सोचा कि वेदास क्या होते हैं. आओ तो इस चैप्टर में ढूंढें कि वेदास होते क्या हैं. One of the oldest books in the world. You may have heard about the Vedas. There are 4 of them: the Rig Veda, the Sama Veda, Yajur Veda, and the Atharva Veda. The oldest Veda is the Rig Veda, composed about 3500 years ago. The Rig Veda includes more than 1000 hymns called Sukta or well said. These hymns are in praise of various gods and goddesses. 3 gods are especially important: Agni, the god of fire; Indra, a warrior god; and Soma, a plant from which a special drink was prepared. आपने वेदास के बारे में सुना होगा. ऐसे कुल मिला के 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है, जिसको आज से तकरीबन 3500 ईयर्स अगो लिखा गया था, पहले लिखा गया था. ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा हिम्स हैं. हिम्स का मतलब है श्लोक या सूक्त इनको बोलते हैं, या वेल सेड. जब कोई इंसान कोई अच्छी बात बोलता है तो हम उसको बोलते हैं ना वेल सेड. तो ऐसे कुछ वेल सेड 1000 हिम्स उसमें लिखी गई हैं. ये हिम्स जो हैं वो गॉड्स और गॉडेसेस के प्रेज में, यानी उनकी तारीफ में लिखे गए हैं. 3 गॉड्स इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. सबसे पहले हैं अग्नि, जो कि फायर के गॉड हैं, आग के गॉड हैं. इंद्र, जो कि एक वॉरियर गॉड हैं, यानी कि लड़ते हैं अपने अधिकार के लिए. और सोमा एक ऐसा प्लांट है जिससे स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता है. मूविंग ऑन, दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस, ऋषिज. Priests taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. Most of the hymns were composed, taught and learnt by men. A few were composed by women. The Rigveda is in old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in school these days. अच्छा, ये hymns जो हैं वो ऋषि मुनियों ने बनाए थे, जिनको हम इंग्लिश में सेजेस बोलते हैं. जो प्रीस्ट थे, जो पहले के ज़माने के जो टीचर्स थे, वो अपने स्टूडेंट्स को ये बोल बोल करके हर एक चीज़ धीरे धीरे याद करवाते थे. ईच सिलेबल का मतलब है कि हर एक वर्ड का पार्ट, सिलेबल बोलते हैं उसे, और फिर उस वर्ड याद करवाते थे. फिर सभी वर्ड्स मिला करके एक सेंटेंस याद करवाते थे. ऐसे धीरे धीरे करके बहुत ध्यान से वो हर चीज़ उनको याद करवाते थे बोल बोल के.
इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्टली जो हिम्स थे वो मैन ने ही बनाए थे और मैन ही सिखाते थे और मैन ही लर्न करते थे। कुछ ही ऐसे होते थे जो वुमेन ने कंपोज किए और वो लर्न भी करती होंगी। ऋग्वेद जो है वो वैदिक संस्कृत या ओल्ड संस्कृत में लिखा गया है। हर एक बुक की अपनी एक लैंग्वेज होती है। ऋग्वेद की जो लैंग्वेज है वो ओल्ड संस्कृत है और ये ओल्ड संस्कृत जो आज के ज़माने में आप अपने स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा अलग है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि संस्कृत ही ऑलमोस्ट जो इंडिया में जितनी भी भाषाएं चलती हैं वो सभी संस्कृत से ही आई हुई हैं। देखते हैं। संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो-यूरोपियन. Some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. They are called a family because they originally had words in common. Take the words Matra Sanskrit, माँ हिंदी and mother English. अच्छा, संस्कृत जो है वो एक लैंग्वेजेस की फैमिली है जिसका नाम है इंडो यूरोपियन। इनमें बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश, ये सब इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनको एक फैमिली इसीलिए बोलते हैं कि पहले जो वर्ड्स थे इनके बहुत सारे कॉमन भी थे। जैसे कि संस्कृत में मात्र, माँ को बोलते हैं मात्र संस्कृत में, माँ बोलते हैं हिंदी में और मदर बोलते हैं इंग्लिश में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिमिलैरिटीज़ इनमें हैं, जैसे ये तीनों वर्ड्स एम से शुरू हो रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद मूविंग ऑन नेक्स्ट, अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सबकॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट families. For instance, those used in the northeast belong to the Tibeto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam belong to the Dravidian family, and the languages spoken in Jharkhand and parts of central India belong to the Austro-Asiatic family. List the languages you have heard about and try and identify the families to which they belong. सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इंडिया में और बाकी के जो भी देश हैं वहाँ पर डिफरेंट फैमिलीज़ की भी लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि मान लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेजेस हैं वो टिबेटो बर्मन फैमिली से आती हैं। फिर उसके सिवा, अच्छा, टिबेटो बर्मन फैमिली आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, तिब्बत जो है वो उसी साइड पे है, चाइना, तिब्बत, तो ये सारी टिबेटो बर्मन फैमिली से आती हैं और हमारा नॉर्थ ईस्ट भी उसी साइड है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये सब जो साउथ में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं ये सब द्रविडियन फैमिली की हैं, और जो झारखंड और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती हैं लैंग्वेजेस वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से आती हैं। आपने आज तक जितनी भी लैंग्वेजेस के बारे में सुना है उनकी एक लिस्ट बनाइए और कोशिश कीजिए कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं। मूविंग ऑन, द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड. द ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. अच्छा, आज जो हम किताबें पढ़ते हैं वो लिखी हुई हैं और प्रिंटेड भी हैं। ऋग्वेद पढ़ा नहीं जाता था, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान को बोलता था और दूसरा इंसान उसको सुनता था। रिसाइटेड मतलब बोलना और सामने वाला जो है सुनेगा, ठीक है, उसको पढ़ते नहीं थे। जब वो पहली बार कंपोज किया गया था उससे कई सेंचुरीज़ के बाद, सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, ऐसे कई सारी सेंचुरीज़ के बाद वो लिखी गई और आज से तकरीबन 200 साल पहले उसको प्रिंट किया गया। नाउ हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद. जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं. हिस्टोरियंस लाइक द आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, but in addition to material remains they examine written sources as well. Let us see how they studied ऋग्वेद. अच्छा, हमने अभी तक तो ये पढ़ा है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं ज़मीन को खोदते हैं, चीज़ें ढूंढते हैं, ये सब मटेरियल रिमेन्स वो देखते हैं, मटेरियल यानी जो चीज़ें हैं वो लोग देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो रिटन सोर्सेज को भी वो एग्जामाइन यानी कि देखते हैं, पढ़ते हैं और उसमें से बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब आओ देखें कि वो लोग ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं।
Some of the hymns in the Rig Veda are in the form of dialogues. This is part of one such hymn, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Vyas and Satluj, that were worshipped as goddesses. अच्छा, कुछ ऐसे हिम्स यहाँ ऋग्वेद के जो ऐसे हैं जो डायलॉग के फॉर्म में हैं. अब डायलॉग्स क्या होते हैं? जो फिल्म्स में एक इंसान कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलता है, तो ये डायलॉग बन जाता है पूरा. नीचे अभी एक हिम दिया हुआ है जो एक डायलॉग है, एक बातचीत है. एक सेज है, एक ऋषि हैं जिनका नाम है विश्वामित्रा, और दो नदियां हैं ब्यास और सतलुज, जिनको हम गॉडेस के तरीके से वर्शिप करते थे. उनके बीच में का ये डायलॉग है. इन रिवर्स को इवन आज भी पूजा जाता है. अच्छा, ये वो पूरी स्क्रिप्ट है जो डायलॉग उन्होंने बताया. ये ऋग्वेद के मैन्यूस्क्रिप्ट का एक हिस्सा है और ये कश्मीर में पाया गया था. आज से तकरीबन 150 साल पहले इसको यूज़ किया गया था ताकि वो ऋग्वेद को प्रिंट कर सकें, और इसी का उन्होंने एक इंग्लिश ट्रांजैक्शन भी किया गया था. ये अब पुणे लाइब्रेरी में प्रिजर्व किया हुआ है, बचा के रखा गया है. अब वो विश्वामित्रा वाली पूरी कहानी सुनिए कि विश्वामित्रा ने रिवर्स से क्या कहा. विश्वामित्रा एंड द रिवर्स. विश्वामित्रा, O rivers, come down from the mountains like two swift horses, like two shining cows that lick their calves. You move like chariots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. The rivers, we who are full of water, move along the path the gods have made for us. Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sage? Vishwamitra, O sisters, please listen to me. The singer who has come from a distance with his chariots and carts, let your waters not rise above your axles so that we can cross safely. The rivers, we will listen to your prayers so that you can cross safely. Historians point out that this hymn was composed in the area where these rivers flow. They also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animals. That is why the rivers are compared to horses and cows. Do you think chariots were also important? Give reasons for your answer. Read the verses and find out what are the modes of transport that are mentioned. Other rivers, especially the Indus and its other tributaries and the Saraswati, are also named in the hymns. The Ganga and Yamuna are named only once. ये आपको याद रखना है कि इस पूरे ऋग्वेद में गंगा और यमुना का नाम सिर्फ एक बार आया. अच्छा, इस पूरे का मतलब क्या हुआ? विश्वामित्रा ने इन दोनों नदियों से कहा कि आप इन पहाड़ों से नीचे उतरिए. और कैसे नीचे उतरिए? जैसे घोड़े नीचे उतरते हैं, या जो चमचमाती हुई गाय होती है जो अपने बच्चे के पास आती है जिस समय पर, उस तरीके से आप नीचे आइए. आप समुद्र में जाकर के मिलती हैं. इंद्रा का आपको पूरा शक्ति मिला हुआ है जिससे आप जाकर के समुद्र में मिलती हैं. आपके पास पानी की भरपूर मात्रा है और आप दोनों एक दूसरे से मिलना भी चाहती हैं. यूनाइट यानी एक दूसरे से मिलना. ब्यास और सतलज जो हैं वो एक दूसरे को मिलना चाहती थी, यानी वो दो अलग अलग नदियां थी, फिर एक समय पर वो एक बनी और वो इंडस की ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं अब. तो अब रिवर्स ने उनको बोला कि हम जो पानी से पूरे भरे हुए हैं, हम उन्हीं रास्तों पे चलते हैं जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है. अगर हम एक बार नीचे गिरना हमारा शुरू हो गया, पहाड़ से हम नीचे आ गए, तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा. तो आपने हमें प्रे क्यों किया? ओ सेज मतलब वो जो ऋषि थे. विश्वामित्रा ने बोला कि ओ सिस्टर्स, प्लीज़ मेरी बात सुनिए. जो आपके पास ये चैरियट्स और कार्ट्स लेकर के बहुत लंबे डिस्टेंस से आया है, प्लीज़ आप अपने पानी को हमारे से ऊंचाई पर मत रखिए ताकि हम क्रॉसली से जो है पूरा का पूरा क्रॉस कर सकें सेफली. अब वो नदियाँ जो हैं वो ऊंचाई पर थी, तो वो उनसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा नीचे आइए ताकि हम आसानी से क्रॉस करके जा सकें. रिवर्स ने बोला कि हम आपकी प्रेयर्स को सुनेंगे ताकि आप सेफली क्रॉस कर सकें.
हिस्टोरियंस ने इस हिम से बहुत कुछ पॉइंट आउट किया है। जैसे कि नंबर 1, उन्होंने ये बताया कि जिस एरिया में ये नदियाँ बहती हैं, हो सकता है कि इस हिम को वहीं पर बनाया गया हो। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि सेज जो ये ऋषि हैं विश्वामित्रा, ये एक ऐसी सोसाइटी में रहते थे जहाँ पर हॉर्सेस और काउस बहुत ज़्यादा कीमती जानवर माने जाते थे, इसीलिए उन्होंने रिवर को काउ और हॉर्सेस के साथ कंपेयर किया। ये तीसरी पॉइंट थी। अब क्या आपको लगता है कि जो चैरियट्स थे वो इम्पॉर्टेंट थे? अपने आंसर के लिए रीजंस भी दीजिए। और इसमें से हमको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स भी मिलते हैं। चैरियट का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, है ना, घोड़ा गाड़ी जो चलती है। बाकी की जो रिवर्स थी जैसे कि इंदस और उसकी बाकी की ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती, इनका भी इन हिम्स में नाम है, और गंगा यमुना का नाम सिर्फ एक बार है। मैप 1 पे जाइए जो पेज नंबर 2 पे है, और 5 नदियों का नाम बताइए जो ऋग्वेद में मेंशन नहीं की गई हैं। अब मेंशन कौन कौन सी की गई है वो तो सब आपको पता चल गया, तो कौन सी ऐसी 5 हैं जिनका नाम ऋग्वेद में नहीं लिया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, cattle, horses and chariots. There are many prayers in the Rig Veda for cattle, children, especially sons, and horses. Horses were yoked to chariots that were used in battles, which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. अच्छा, ऋग्वेद में कैटल, चिल्ड्रन और ख़ास करके बेटे जो सन्स थे, और हॉर्सेस के लिए भी बहुत सारी प्रेयर्स हैं। हॉर्सेस इसीलिए वहाँ इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि वो चैरियट के आगे बांधे जाते थे, ठीक है, और उनको फिर इस्तेमाल किया जाता था बैटल्स, यानी कि जो लड़ाई वगैरह लड़ी जाती थी ताकि वो कैटल को कैप्चर कर सकें। बैटल इसीलिए भी लड़ा जाता था ताकि वो लैंड कैप्चर कर सकें, किसी का लैंड जीत सकें वो, है ना। और वो लैंड वो इसीलिए कैप्चर करते थे क्योंकि वहाँ से उनको घास मिलती थी। उसी कैटल के लिए, जो कैटल है गाय भैंस बकरी, उसके लिए घास भी तो चाहिए, तो इसीलिए वो लैंड उनको लेना ज़रूरी था। और साथ में जो हार्डी क्रॉप्स थे जो बहुत जल्दी पक जाते थे, जैसे कि बार्ली, उनको उगाने के लिए भी लैंड उनको चाहिए होता था, तो वो बैटल करते थे, लड़ाई करते थे, और फिर जो जीत गया लैंड उसका हो गया। कुछ बैटल्स जो हैं वो पानी के लिए भी लड़ी जाती थी और लोगों के लिए भी, यानी कि एक दूसरे का राज्य, एक राजा दूसरे राजा से लड़ेगा, जो जीत जाएगा दोनों राज्य उसके हो जाएंगे, ठीक है, तो लोग भी उसके हो जाएंगे उसमें। मूविंग ऑन, सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ड बाय द लीडर्स, some was given to the priest and the rest was distributed amongst the people. Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices, which offerings were made into the fire, These were meant for gods and goddesses. Offerings could include ghee, grain and in some cases animals. अच्छा, इनमें से जो बैटल वो लोग लड़ते थे, जो लड़ाई करते थे, उसमें से बहुत सारे पैसे भी मिलते थे। तो जो पैसे मिलते थे उसमें से थोड़ा सा जो लीडर्स होते थे जिन्होंने बैटल को लीड किया, वो थोड़ी सी अपने पास रखते थे, कुछ वो प्रीस्ट को, यानी कि साधु संत होते थे, उनको दे देते थे, और बाकी की जितनी भी धनराशि होती थी वो लोगों में बांट दी जाती थी। अच्छा, कुछ वेल्थ जो है, कुछ इनमें से पैसे यज्ञ जो होते हैं, जो जिसको हम सेक्रीफाइसेस बोलते हैं, आग में जो लोग यज्ञ करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं हवन कुंड में, इसके लिए भी यूज़ होता था, जिसके अंदर वो ऑफरिंग्स डालते थे फायर को, अग्निदेव को, जो अग्निदेव जो फायर के गॉड हैं, उनको बहुत कुछ चढ़ावा दिया जाता था। अब ये ऑफरिंग्स जो हैं, ये घी हो सकता है, ग्रेन हो सकता है, और कुछ केसेस में एनिमल्स भी चढ़ाए जाते थे, और ये सब किसके लिए किया जाता था? गॉड्स और गॉडेसेस के लिए। फाइन। Most men took part in these wars. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. अच्छा, जो ज़्यादातर men थे वो इन्हीं wars में, इन लड़ाई झगड़ों में वो पार्ट लेते थे। कोई आर्मी नहीं थी वहाँ पर, लेकिन असेंबली होती थी जहाँ पर लोग मिलते थे और जो वॉर और पीस के जो मैटर्स है उनको डिस्कस करते थे, है ना। वॉर यानी कि लड़ाई, पीस यानी कि शांति। अच्छा, वो लोग जो पीपल वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो लीडर्स भी चूज़ करते थे। जैसे आज के ज़माने में हम अपने
पीएम को, प्रधानमंत्री को या चीफ मिनिस्टर को चूज़ करते हैं थ्रू इलेक्शंस, यहाँ पर वो अपने लीडर्स को चूज़ करते थे। और ये वो लीडर्स होते थे जो ब्रेव यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर, हिम्मत वाले होते थे, और स्किलफुल वॉरियर्स, लड़ाकू थे, बहुत ज़्यादा जाबाज थे, उनको चूज़ किया जाता था। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, उस समय पर लोगों को कैसे उनके नाम मिलते थे, ठीक है। There are several ways of describing people in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and cultural practices. Let us see some of the words used to describe people found in the ऋग्वेद। अच्छा, बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप लोगों का नाम रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो काम क्या करते हैं, दूसरा वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सी जगह से वो आते हैं, मतलब उन पैदाइशी कहाँ की है उनकी फैमिली क्या कौन सी है, उनकी कम्युनिटी कौन सी है, और वो जो कल्चरल उनकी प्रैक्टिसेस हैं, यानी अब तक जो उनके रीति रिवाज हैं उसके बेस पे। अब आइए देखते हैं कि ऋग्वेद में लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वर्ड्स मिले हैं। There are two groups who are described in terms of their work. The priests, sometimes called Brahmins, who performed various rituals, and the Rajas. These Rajas were not like the ones you will be learning about later. They did not have capital cities, palaces or armies, nor did they collect taxes. अच्छा, यहाँ पर काम के बेस पे दो ग्रुप्स थे। एक तो था ब्राह्मण, जिसको हम इंग्लिश में प्रीस्ट बोलते हैं, और ये क्या करते थे, कुछ रिचुअल्स, जो रीत रिवाज करवाना हो, कुछ भी यज्ञ करवाना हो, जो भगवान के सारे काम होते हैं, वो सभी एक ब्राह्मण करते थे, और दूसरे थे राजा। तो दो ग्रुप थे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ठीक है। तो ये राजा वैसे नहीं थे जो आप अभी आगे चल करके पढ़ेंगे। इन राजास के पास ना तो कैपिटल सिटी था, ना तो बड़े बड़े पैलेसेस थे, ना आर्मी थी। पैलेसेस यानी बड़ा सा महल, है ना। कैपिटल सिटी यानी आपका जो राज्य होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, तो सारे जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी जितनी भी लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े वो वहाँ दिल्ली में ही रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर कैपिटल सिटी का मतलब होता है कि अगर मान लो किसी राजा का कोई बड़ा सा एरिया है कि हाँ ये राज्य मेरा है, तो वो उनमें से एक कैपिटल सिटी चूज कर लेता था और राजा उसी में रहता था। लेकिन इन राजाओं के पास ऐसा कोई कैपिटल सिटी नहीं था। इनके पास ना तो महल थे, ना आर्मी थी, और ना ही ये लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। जनरली sons did not automatically succeed fathers as rajas. यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग थी। जैसे हमने जितना सुना है उसमें अगर राजा है तो राजा का बेटा भी राजा ही बनता था। राजा के चले जाने के बाद उसका बेटा ही उस जगह का राजा बनता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो बेटे थे वो अपने फादर को, मतलब अगर मान लो उसके फादर राजा हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा ही राजा बनेगा। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि बहुत सारी बैटल्स होती थी और राजा चेंज होते रहते थे। रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजास डिड। पीछे वाला सेक्शन एक और बार पढ़िए और ढूंढिए कि आपको पता चले कि राजा करते क्या थे फिर, ठीक है। 2 words were used to describe the people or the community as a whole. One was the word jana, which we still use in Hindi and other languages. The other was wish. The word vaishya comes from wish. You will learn more about this in chapter 6. अच्छा, कम्युनिटी के हिसाब से जो लोग थे उनको डिवाइड करते थे। पूरी कम्युनिटी एक तरीके की जिसको बोलते थे। एक तो था वर्ड जना, है ना, जो आज भी हम हिंदी में और बाकी के लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। जना मतलब लोग ही हैं। और दूसरा था विश, जो वैश्य वर्ड में से आया है, ठीक है। इसके बारे में हम चैप्टर 6 में ज़्यादा पढ़ेंगे। Several wish or jana are mentioned by name. So we find reference to the Puru jana or wish, the Bharat jana or wish, the Yadu jana or wish and so on. अलग अलग जगह के लोगों को अलग अलग जगह के हिसाब से नाम दे दिया गया था, ठीक है। तो अलग अलग विश और जना के अलग अलग नाम भी थे। फॉर एग्जाम्पल पुरु जना और पुरु विश, फिर दूसरा है भारत जना और भारत विश, यदु जना और यदुविश, और ऐसे भी बहुत सारे हैं।
डू एनी ऑफ दिस नेम्स साउंड सिमिलर? इनमें से कोई ऐसा नाम है जो सिमिलर साउंड कर रहा हो? तो बिल्कुल है, पूर्व और यदु, है ना, वो सेम सिमिलर साउंड कर रहे हैं. Sometimes the people who composed the hymns described themselves as the Aryas and called their opponents as Dasas or Dasyus. These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later, the term Dasa and the feminine Dasi came to mean slave. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owners, who could make them do whatever work they wanted. अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये वाले हिम्स जो बनाते थे वो अपने आप को आर्य कहते थे, है ना, और उनके जो ओपोनेंट्स थे, जो अपोजिट लोग थे, उनको वो दासाज या दास्यूस कहते थे. ठीक है, ये वो लोग थे जो कोई सेक्रीफाइसेस नहीं परफॉर्म करते थे, यानी यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, और हो सकता है कि ये अलग अलग लैंग्वेजेस में बात भी करते हों. उसके बाद क्या हुआ कि दासा और उसकी फेमिनिन दासी, इनको यूज़ किया गया मीनिंग स्लेव, कि आपका वो नौकर है. ठीक है, स्लेव का मतलब होता है नौकर. स्लेव्स जो हैं वुमेन और मेन होते थे जो वॉर में पकड़ लिए जाते थे. नाउ सपोज कि आप एक राजा हैं, आपने किसी और के राज्य में वॉर कर दिया और वहाँ के लोग जो हैं अब आपने अपने अंडर में ले लिए. तो उनमें से जो भी लोग आपको चाहिए आप उनको अपना स्लेव बना सकते हैं और उनसे जो भी आपको करवाना है, अब वो इंसान आपकी प्रॉपर्टी है ऐसा मान के चलिए, आपको उनसे जो भी वर्क करवाना है आप उनसे करवा सकते हैं. ठीक है. While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. अच्छा, ऋग्वेद बनाया जा रहा था सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट साइड में, लेकिन साथ साथ में बहुत सारी जगहों पर दूसरी डेवलपमेंट्स भी हुई. अब इनके बारे में देखते हैं. साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स. ऐसे भी कई सारे बेरियल्स हैं जो मतलब कई सारे के ऑलमोस्ट ही हैं जो साइलेंट रहते हैं, बट फिर भी उनमें बहुत कुछ कहने के लिए होता है. तो इन्हीं मेगालिथ्स की अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे. लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज. These stone boulders are known as megaliths, literally big stones. These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India and the Northeast and Kashmir. अच्छा देखो, पीछे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है. ये स्टोन बोल्डर्स हैं, यानी कि एक के ऊपर एक स्टोन लगा करके बनाया जाता है. इनको नाम दिया गया है मेगालिथ्स. मेगालिथ्स का मतलब है सच में वाकई में बहुत बड़े बड़े पत्थर. ठीक है, इनको लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान से अरेंज किया ताकि यहाँ पर वो जो दफनाने का पॉइंट है वो मार्क कर सके, उसकी कोई वो पहचान बना सके. ये प्रैक्टिस, ऐसे मेगालिथ्स बनाने की प्रैक्टिस आज से तकरीबन 3000 साल पहले शुरू हुई थी और हमारे सब कॉन्टिनेंट के डेक्कन एरिया में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और कश्मीर में ये इसका चलन था. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ये देखिए, ये ऊपर ये जो फ़ोटो आपको दिख रही है ये एक मेगालिथ की फ़ोटो है. ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप 2 पेज 14. While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. अच्छा, कुछ मेगालिथिक इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं वो मैप 2 पेज नंबर 14 पे बताई गई हैं. कुछ मेगालिथ्स जो हैं वो आप सरफेस पे यानी ज़मीन के सरफेस पे आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ मेगालिथिक बरियल्स जो हैं वो ज़्यादातर अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे होते हैं. समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. दीज आर द ओनली इंडिकेशंस दैट देयर आर बरियल्स बिनेथ. अच्छा, कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को, जैसे ये एक सर्कल है, इसमें एक सर्कल बनाया हुआ है उन्होंने, है ना, ऐसा एक सर्कल उनको मिल जाता था, या तो फिर ऊपर सिर्फ एक बहुत बड़ा, सिर्फ एक ही बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था जो ग्राउंड पे खड़ा रहता था. इससे पता लगता था कि इसके नीचे, इस ज़मीन के नीचे बरियल है. ठीक है, देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स. वी हैव मेड अ लिस्ट हियर. ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर. ऐसा लोगों ने जब ये मेगालिथ्स बनाए होंगे तो उनको बहुत सारा काम करना पड़ा होगा. यहाँ पर एक लिस्ट है, आपको उसे अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में. ठीक है,
पहला है डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, ज़मीन में खड्डा खोदना। ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, स्टोन्स को उस जगह से यहाँ लेके आना जहाँ पर आपको ये मेगालिथ बनाना है। ब्रेकिंग बोल्डर्स, इन बड़े बड़े पत्थरों को काटना। प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजीशन, इन स्टोन्स को पोजीशन पे उनकी रखना। फाइंडिंग सूटेबल स्टोन, जो सही पत्थर आपके काम का है वो ढूंढना। शेपिंग स्टोन्स, स्टोन्स की शेप करना। एंड बरिंग द डेथ, जो मरा हुआ इंसान है उसको नीचे दफन करना। इनमें से आपको जो भी लगते हैं कि जो स्टेप्स पहले आएंगे उनको ऐसे अरेंज करते जाइए। लेफ्ट साइड पे ये चीज़ दी है, दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज अ सिस्ट। सम सिस्ट वर लाइक द वन शोन हेयर हैव पॉट होल्स विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रांस। अच्छा, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इसको सिस्ट नाम दिया गया है। कुछ ऐसे भी सिस्ट हैं जिनके ऊपर ऐसा वाला एंट्रांस है जिससे आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है। ऑल दीज burials हैव सम कॉमन फीचर्स। Generally, the dead were buried with distinctive pots which are called black and red ware. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses, horse equipments and ornaments of stone and gold. अच्छा, इन सभी बरियल्स में कुछ चीज़ें सेम हैं। बरियल्स यानी जिस किसी को दफनाने की जो जगह होती है वो उसके बरियल कहते हैं। जो डेड हैं, जो लोग मर गए थे, उनको दफनाने के समय उनके साथ अलग अलग प्रकार के उन्होंने पॉट्स रखे थे, जैसे ब्लैक और रेड कलर के। फिर उनके साथ साथ कुछ टूल्स भी मिले, कुछ वेपन्स, कुछ हथियार भी मिले लोहे के, और कभी कभी उनको हॉर्सेस के स्केलेटन्स, यानी पूरा हॉर्स वहाँ दफनाया गया होगा उसका स्केलेटन मिला, हॉर्स के इक्विपमेंट्स मिले, और गोल्ड और स्टोन के ऑर्नामेंट्स भी बने हुए मिले। अच्छा, अभी यहाँ पर देखो लेफ़्ट टॉप पे, यहाँ सबसे ऊपर ये जो बताया गया है ये हॉर्स के इक्विपमेंट्स हैं। ये जो चीज़ें हैं ये एक्सिस हैं, यानी कि जिससे हम कुछ काट सकें, धार का, है ना। आज भी एक्सिस यूज़ होती हैं पेड़ को काटने में या कुछ करने में, लेकिन उनका शेप दूसरा है। और ये एक डैगर है जिससे आप ज़मीन को खोद सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा वो चाकू है। चलो, मूविंग ऑन। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belong to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in another. Find Brahmagiri on map 2, page 14. Here, one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles, and 1 conch shell. Other skeletons have only a few pots. These finds suggest that there was some difference in status amongst the people who were buried. Some were rich, others poor, some chiefs, others followers. अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता है कि जो ऑब्जेक्ट्स किसी भी आदमी के साथ पाए जाते हैं, मतलब जिस समय पर वो उस आदमी को दफना रहे होंगे तो उस आदमी की जो भी चीज़ें होंगी वो उसके साथ दफना देते होंगे। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट को भी यही लगता है कि डेड पर्सन के साथ जो भी चीज़ें मिली वो उसकी होंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कब्र में कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, दूसरी कब्र में कम पाए जाते हैं। इससे और एक ब्रह्मगिरी नाम की साइट है मैप 2 पे, जो पेज 14 पे दिया हुआ है। यहाँ पर एक स्केलेटन को 33 गोल्ड बीड्स के साथ, 2 स्टोन बीड्स के साथ, 4 कॉपर बैंगल्स के साथ और 1 कॉन्च शेल के साथ, एक भी मेटल है उसके साथ उन्होंने दफनाया था। बाकी के स्केलेटन्स में कुछ पॉट्स ही रखे गए थे। इससे पता लगता है कि इन लोगों में, जो दफनाए हुए लोग थे, इनके स्टेटस में डिफरेंस थे। कुछ अमीर थे जिनके साथ इतनी सारी चीज़ें रखी गई थी, कुछ पुअर थे, कुछ चीफ थे यानी कि बड़े लोग थे, और दूसरे फॉलोअर्स थे जो उनको फॉलो करते थे। ठीक है, मूविंग ऑन। वर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। क्या ऐसा भी था कि कुछ जो जगह थी वहाँ पर एक ही फैमिली के लोगों को दफनाया जाता था? क्या ऐसा भी होता था क्या? समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन. These indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place, though not at the same time. The bodies of those who died later were brought into the grave through the potholes. Stone circles or boulders placed on the surface probably served as the signpost to find the burial site, so that people could return to the same place whenever they wanted to. अच्छा देखो, कभी कभी ऐसा भी होता था कि मेगालिथ्स के अंदर से उनको एक से ज़्यादा स्केलेटन मिलता था। इसका मतलब
कि सेम फैमिली के, शायद हो सकता है कि सेम फैमिली के लोगों को उसी सेम जगह पर दफनाया जाता होगा, भले सेम टाइम पे नहीं, अलग अलग समय पर। ठीक है, तो जो लोग बाद में मर जाते थे, हु डाइड लेटर, जो लोग बाद में मरते थे, उनको वहाँ दफनाया कैसे जाता था, उसके ऊपर आपने देखा होगा तो एक चौरस सा होल था जिससे आप अंदर जा सकते हैं, तो उसी से उस बॉडी को अंदर डाला जाता होगा। और जो स्टोन सर्कल्स या बोल्डर्स जो ऊपर उन्होंने स्टोन से सर्कल बनाए थे, हो सकता है कि वो उन्होंने इसीलिए बनाया हो ताकि उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि हाँ ये हमारा बरियल है जहाँ हम पहले आए थे। तो अगर वो कुछ ऐसी निशानी छोड़ के जाएंगे या कुछ ऐसा अलग करके जाएंगे तो वो उस जगह को वापस पहचान पाएंगे जब कभी भी वो वापस आएंगे वहाँ पर। ठीक है, अ स्पेशल बरियल एट इनाम गाँव। इनाम गाँव एक जगह है, मैप 2 पेज 14 पे आपको मिलेगी। वहाँ पर एक खास तरीके का बरियल था, देखो क्या था। फाइंड इनाम गाँव ऑन मैप 2 पेज 14। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़, a tributary of the Bhima. It was occupied between 3600 and 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the heads towards the north. Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed in the dead with the dead. अच्छा, पहले ये माना जाता था कि एक आफ्टर लाइफ भी होती है, कि मरने के बाद भी इंसान की एक लाइफ होती है, पहले ये माना जाता था। अच्छा, इनाम गाँव देखो मैप 2 पे पेज नंबर 14 पे एक साइट है, रिवर घोड़ के किनारे पे है ये, और ये रिवर घोड़ जो है भीम नदी की एक सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये यहाँ पर लोग रहते थे आज से तकरीबन 3600 साल पहले से लेके 2700 साल पहले तक। यहाँ पर जो अडल्ट्स को लोग दफनाते थे वो ग्राउंड के अंदर दफनाते थे, ज़मीन के अंदर दफनाते थे, और इनको सीधे स्ट्रेट दफनाया जाता था। इनका हेड जो है नॉर्थ साइड, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता था। कभी कभी ये बरियल्स घरों के अंदर ही थे। ठीक है, जो बर्तन थे जिनमें शायद पानी और खाना रखा जाता था, वो भी डेड जो इंसान है जो मर चुका है उसके साथ उनको भी दफना दिया जाता था ताकि वो उसकी आफ्टर लाइफ में वो उनको लेकर के खा पी सके, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest houses at the site in the center of the settlement. This house also had a granary. The body was placed in a cross-legged position. Do you think that this was the body of a chief? Give reasons for your answer. अच्छा, एक ऐसा भी जगह था, वहाँ पर एक मैन को उन्होंने 4-legged clay jar यानी मिट्टी का बना हुआ जार था और उसके 4 पैर थे। ठीक है, जैसे टेबल के 4 पैर होते हैं। अच्छा, एक आदमी उसी में डाल करके बरी कर दिया गया था, यानी उसको उस जार में डालने के बाद उसको ज़मीन में दफनाया गया था। और वो दफनाया कहाँ गया था? एक 5-रूम्ड घर था, एक घर था जिसमें 5 कमरे थे, और ये उस साइट का सबसे बड़ा घर था। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ा घर था, उसके बीच में कोर्टयार्ड था, आंगन था, और आंगन के बीचों बीच इस जार में डाल करके उस आदमी को दफनाया गया था। अब क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी, ये बॉडी थी किसी चीफ की थी? अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा क्यों लगता है? तो इसके 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहला तो कि जो ये घर जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये घर वहाँ का सबसे बड़ा घर था, तो हो सकता है कि ये बॉडी उसी चीफ की हो जिसका ये घर था। ठीक है, व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस? स्केलेटल स्टडीज़ हमें क्या बताती हैं? It is easy to make out the skeleton of a child from its small size. However, there are no major differences in the bones of a girl and a boy. अगर आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा स्केलेटन किसी बच्चे का है, तो उसकी स्मॉल साइज से आप पता लगा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सी बोन्स किसी लड़की की हैं, कौन सी बोन्स किसी लड़के की हैं। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट ऑफ अ मैन और अ वुमन? क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि वो स्केलेटन किसी आदमी का था या किसी औरत का था? Sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton. For instance, if a skeleton is found with jewelry, it is sometimes thought to be that of a woman. However, there are problems with this. Often, men also wore ornaments. अब कभी कभी लोग ऐसे डिसाइड कर लेते थे कि जो भी उस स्केलेटन के साथ मिला
उसके बेस पे वो डिसाइड कर लेते थे कि ये मैन होगा या वुमेन होगी। तो कभी ऐसा भी अगर हो कि स्केलेटन के साथ ज्वेलरी मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, तो वो लोग सोचते थे कि ये किसी वुमेन का होगा। लेकिन इसमें भी दिक्कत थी क्योंकि पहले के ज़माने में वुमेन और मैन दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे। ठीक है, आज के ज़माने में ये थोड़ा सा कम हो गया। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज़ टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू एनेबल चाइल्ड बेयरिंग। अभी संसार में जननी जो है वो एक औरत है, माता जी। ठीक है, तो अगर आपको ये पता लगाना कि स्केलेटन मेल था या फीमेल था, तो उसके लिए आप उसका जो पेट के नीचे का जो एरिया है उसको चेक कीजिए। वुमेन का जो वो एरिया होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है ताकि वो बच्चे का वज़न पकड़ सके, मैन का नहीं होता बड़ा, तो उससे आप पता कर सकते हैं। ये जो भी फ़र्क हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये दीज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज़। आज की जो हम स्केलेटन्स को पढ़ते हैं उस पर जो हमने फ़र्क निकाले हैं, उसी फ़र्क को यहाँ पर बताया गया है। About 2000 years ago, there was a famous physician named Charaka who wrote a book on medicine known as the Charaka Samhita. There he states that the human body has 360 bones. This is a much larger number than the 200 bones that are recognized in modern anatomy. Charak arrived at this figure by counting the teeth, joints and cartilage. आज से तकरीबन 2000 साल पहले एक बहुत ही फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चरक। उन्होंने एक किताब लिखी थी मेडिसिन के ऊपर और उस किताब का नाम था चरक संहिता। ठीक है, वहाँ उन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती हैं, लेकिन हम जो आज की एनाटॉमी मतलब बोन्स की ही पढ़ाई, हम जो उसमें पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि 200 बोन्स हैं, और उन्होंने बताई थी 360 बोन्स। तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस है। और चरक ये नंबर कैसे लेके आए, उन्होंने इंसान के टीथ भी काउंट किए, जॉइंट्स भी काउंट किए, और कार्टिलेज जो रिब्स वाला एरिया है हमारा उसको भी पूरा उन्होंने काउंट किया। हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल? आपको क्या लगता है कि उनको ह्यूमन बॉडी के बारे में इतना डिटेल में कैसे पता होगा? चलो आगे, ऑक्यूपेशंस एट एनाम गांव। Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas, and sesame. Bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food, have also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black bug, antelope, hare, and mongoose. Besides birds, crocodiles, turtles, crab, and fish, there is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates, and a variety of berries were collected. अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर कुछ सीड्स मिले हैं, जैसे कि जो ऊपर दिए हैं, वीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज और सिजमे। कुछ ऐसे भी जानवरों की बोन्स उनको मिली हैं जिनमें कई सारी बोन्स में तो वो बोन्स कटी हुई भी हैं। तो ये कटी हुई हैं, उनसे पता लगता है कि उनको खाया भी जाता होगा। ठीक है, और ये जो एनिमल्स हैं जिनकी बोन्स मिली, वो एनिमल्स ये नीचे लिस्ट पूरी दी है, कैटल, बफेलो से लेकर के क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब फिश तक सबको खाया जाता था और उनकी बोन्स भी मिली थी। और साथ साथ में कुछ फ्रूट्स के भी एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स यानी कि कतल जिसको हम बोलते हैं, या खारेक जिसको बोलते हैं, और बहुत सारी बेरीज की अलग अलग वेराइटीज़ कलेक्ट की जाती थी और खाई जाती थी। अच्छा, आगे ये जो एविडेंस हमें मिला अभी, उसको यूज़ करके बताइए कि इनाम गांव में रहने वाले लोगों के ऑक्यूपेशंस क्या होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 था क्लास 6 हिस्ट्री का। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। That's all for the day. Do like the video if you found it useful, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.